नमस्कार, मैं अजय कुमार। वायनाड की तबाही और मौत का मंजर केरल के पर्यावरण की सच्चाई और खतरे को कम आंक कर चलने का नतीजा है। जब आप भारत का नक्शा उठाकर देखते हैं तो भारत के पश्चिमी तट पर जो पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं उन्हें पश्चिमी घाट कहा जाता है। केरल की जमीन का 48% हिस्सा यानी कि तकरीबन आधा हिस्सा इसी पश्चिमी घाट पर मौजूद है। केरल के वायनाड का वह इलाका जहां पर 29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात में लैंडस्लाइड की भयानक घटना घटी, जहां भयानक तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के काम में लगी टीम को पूरे के पूरे शरीर नहीं बल्कि शरीर के टुकड़े मिल रहे हैं। अब तक 300 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। कई लोगों के लाश की जमीन के भीतर धंस जाने की संभावना जताई जा रही है। वायनाड का वह इलाका भी पश्चिमी घाट पर ही पड़ता है। पश्चिमी घाट की इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी और कमजोरी की चेतावनी देते हुए करीब दशकों पहले पूरे डिटेल के साथ दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट आ चुकी थी। साल 2011 में जाने माने इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल की अध्यक्षता में रिपोर्ट जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में यह बात दर्ज की गई थी कि पश्चिमी घाट का 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा इलाका पारिस्थितिकी तौर पर, इकोलॉजिकल तौर पर बहुत ही संवेदनशील इलाका है। वहां के डेवलपमेंट एक्टिविटी को रेगुलेट और कंट्रोल करने की जरूरत है। माधव गाडगिल की रिपोर्ट का उस समय स्वागत नहीं हुआ, बल्कि पश्चिमी घाट पर बसे हर राज्य ने इसका विरोध किया। केरल और कर्नाटक से बहुत ज्यादा विरोध हुआ। उसके 2 साल बाद यानी कि साल 2013 में वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में हाई लेवल वर्किंग ग्रुप गठित की गई। इस समूह ने भी अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि पश्चिमी घाट के पर्यावरण और विकास की गतिविधि के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। इन्होंने यह सिफारिश की थी कि पश्चिमी घाट का करीब 37% हिस्सा बहुत ही गंभीर इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एरिया की तरह है। इसे प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर, संरक्षित क्षेत्र के तौर पर घोषित कर देना चाहिए। यहां पर पूरी तरीके से खनन और उत्खनन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। गाडगिल और कस्तूरीरंगन कमेटी दोनों ने वायनाड के उन इलाकों को जहां पर अभी बहुत बड़ी तबाही हुई है और तबाही देखी जा रही है, उन्हें बहुत ही ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर घोषित करने की सिफारिश की थी। मगर इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट को सरकार ने नहीं माना। उनकी सिफारिश केवल कागज पर रह गई। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 से लेकर के 2022 के बीच देश भर में कुल 3,782 लैंडस्लाइड की घटनाएं घटी हैं और आपको जानकर अचरज होगा कि इनमें से 2,239 लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा घटनाएं केवल केरल में घटी हैं। इस पृष्ठभूमि के बाद, इस बैकग्राउंड के बाद वायनाड की तबाही कैसे हुई है, थोड़ा उसे समझते हैं। इस चित्र को थोड़ा आप देखिए, जो पहाड़ के बीचों बीच में एक लाइन गुजर रही है। केरल के पहाड़ों की ढलान तकरीबन 20 डिग्री के आसपास है। तो यह केरल के वायनाड जिले का मेपदी का इलाका है। सबसे ऊपर मेपदी का इलाका है। अब लैंडस्लाइड की घटना इसी के आसपास 29 और 30 जुलाई के दरमियानी रात में शुरू होती है। मोटे तौर पर समझा जाए तो लैंडस्लाइड का मतलब यह होता है कि जो पहाड़ है, पहाड़ की जो ऊपरी चट्टानें होती हैं, जहां वहां पे जो मलबा होता है, उसका किसी न किसी कारण की वजह से खिसकते रहना। भले ही हम अपनी नंगी आंखों से ना देख पाए, मगर यह जो लैंडस्लाइड की प्रक्रिया है बहुत ही धीमी गति से हमेशा चलती रहती है। मगर कभी कभार बहुत तेज बारिश हो जाए या किसी और कारण से, जहां पहाड़ की ऊपरी चट्टान बहुत कमजोर हो या बहुत कमजोर स्थिति में हो, ऐसे स्थिति में रहते हैं कि ग्रेविटी के साथ उनका जुड़ाव बहुत मजबूत नहीं होता है, या मलबा बहुत कमजोर हो, तो लैंडस्लाइड की बहुत भयानक घटना घटती है। जितनी दूर तक चट्टान या लूज सॉइल या मलबा भरभरा कर गिरता है, उतनी दूर तक तबाही होती है। बीच में जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, जितनी संरचना होंगे, सब के सब तबाह हो जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वायनाड के मेपादी से शुरू हुए लैंडस्लाइड में यही हुआ है। मेपदी में जब लैंडस्लाइड की घटना शुरू होती है तो अपने साथ पहाड़ों के ऊपरी चट्टानों और वहां पे जो मलबे हैं, उन सब को, या कह लीजिए कि वह सब कुछ जो बहुत तेज बारिश के बहाव में बह सकता था, वह सब बहने लगता है। बहुत तेजी से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके लैंडस्लाइड मुंडकई पहुंचता है। यहां पर कई सारे लोगों का घर तबाह होता है, क्योंकि यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। कई सारी संरचनाएं तबाह होती हैं, बिल्डिंगें गिरती हैं, पेड़ टूटते हैं, कई लोग मर जाते हैं। अब यहां से फिर यह आगे बढ़ता है। आगे चुराल माला है,
यहां पर भी घनी आबादी बसी हुई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुंडकई और चुरालमाला में करीब 2000 घर होंगे। मतलब इतने परिवार वहां पर रहते हैं और वो सब के सब तकरीबन तकरीबन तबाह हुए हैं। यह सब कुछ तबाह हो जाता है। आगे सूचीपुरा वाटरफॉल है, उसके आगे एक नदी है। खबरों से ऐसा पता चल रहा है कि नदी जब पहाड़ी से होते हुए समतल पर आती है तो समतल पर पुतकुल नाम का गांव है। यहां पर नदी के में कई सारे डेड बॉडी मिले हैं, कई सारी लाशें मिली हैं, कई सारे शरीर के टुकड़े मिले हैं। तो आप सोचिए कि यह कितना भयानक मंजर होगा। आप कई सारे तस्वीरें देख रहे होंगे जहां पर गीली मिट्टी का बहाव दिखाई दे रहा है, सब कुछ सना हुआ है, गीली मिट्टी में पानी है, सारे घर तहस नहस दिख रहे हैं, जो भी रास्ता है वह बर्बाद हो चुका है। ऐसे में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का काम करने वालों को बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंडकई और चुरालमल गांव के बीच में एक पुल था, वह पुल भी टूट गया है। बचाव कर्मियों ने अस्थायी तौर पर फिर से उस पुल को बना लिया है। कुछ लोगों को बचाया भी गया है, मगर तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। बचाव करने वाली टीम कह रही है कि अब केवल लाशें मिल रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड के तकरीबन 2000 सुरक्षाकर्मी और बचावकर्मी इस समय वहां पर काम करने में लगे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिजास्टर जोन में कोई भी नहीं बच पाया है। खबरों में इसे इस तरीके से लिखा गया है कि नो वन लेफ्ट अलाइव इन वायनाड डिजास्टर जोन। मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना, बहुत ही ज़्यादा भयंकर घटना वहाँ पर घटी है। अगर लैंडस्लाइड की बात की जाए तो नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग से पता चलता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल, जो कि 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, उस क्षेत्रफल में से 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल लैंडस्लाइड के खतरे में पड़ता है। इसमें से 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है और करीब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पश्चिमी घाट पर पड़ता है। मतलब जहां पर यह घटना घटी है, केवल केरल में पड़ने वाले पश्चिमी घाट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होने का खतरा वायनाड जिले में ही है, जहां पर यह घटना, यह तबाही हुई है। विशेषज्ञों की माने तो वायनाड लैंडस्लाइड के लिए वह 3 कारण गिना रहे हैं। पहला है जंगलों की कटाई, दूसरा है जलवायु परिवर्तन और तीसरा है बहुत ही ज्यादा माइनिंग और बहुत ही ज्यादा खनन उत्खनन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि साल 1950 में वायनाड के कुल क्षेत्रफल का तकरीबन 85% क्षेत्रफल जंगलों से भरा हुआ था। डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वायरिंग मतलब खनन और उत्खनन की गतिविधि की वजह से जंगलों में बहुत ज्यादा कमी आई, जंगल काटे गए। साल 2022 के अध्ययन से पता चलता है कि 1950 से लेकर के 2018 के बीच में वायनाड के इलाके के जंगलों के क्षेत्रों में वहां का जो फॉरेस्ट कवर था उसमें तकरीबन 62% की कमी आई है। इस दौरान बहुत ज्यादा प्लांटेशन भी किया गया, मगर जंगलों की कटाई से पारिस्थितिक तंत्र पर जो असर पड़ता है, जो इकोलॉजी पर असर पड़ता है, उसे तभी पूरा किया जा सकता है जब उतने ही बड़ा फॉरेस्ट कवर बन जाए और उतनी ही मजबूत अवस्था में बन जाए। मतलब वह जो पेड़ जितनी उम्र के बाद काटे गए थे, उतनी उम्र वाले पेड़ वहां पर उतनी ही मात्रा में खड़े हो जाएं। इस ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को तो आप भी जानते ही होंगे कि जब जंगलों में कमी आती है तो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा जब काटे जाते हैं तो जमीन और पेड़ पौधे के बीच जो रिश्ता होता है, जो जमीन को बांधे रखता है, वह कमजोर हो जाता है। भारी बारिश और बाढ़ का बहाव जिस तरह का खतरनाक तबाही लाता है वह वायनाड में दिखाई दे रहा है। इसलिए पश्चिमी घाट का वायनाड का इलाका गंभीर तौर पर लैंडस्लाइड का इलाका बन गया है। एडवांस्ड सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रडार रिसर्च एट कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर का बयान है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसमों के कारणों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। केरल के पश्चिम में मौजूद है अरब सागर। अरब सागर में मानसून के समय में बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप लेवल का लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर का एरिया तब बनता है जब तापमान वहां पर बहुत ज्यादा हो जाए। हवाएं जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो ऊपर उठती हैं और जिधर वह बहती हैं, मतलब कि वो पश्चिमी घाट की तरफ उनका रुख है, तो पश्चिमी घाट की तरफ बहती हैं, वहां पर संघनित होती हैं, कंडेस्ट होती है, जिस तरह से जो बारिश का विज्ञान की किताब में कारण बताया गया है। और अब वहां पर जाकर के क्या होता है कि जब बहुत निम्न दाब
से हवाएं चलती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और संघनित हो रही हैं, तो पहले के मुकाबले अब जो बारिश हो रही है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पहले भी बारिश होती थी लेकिन लंबे समय में होती थी और धीमे धीमे होती थी, अब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसी ही भारी बारिश 30 तारीख की रात को हुई, जिसका भयानक परिणाम वायनाड में देखने को मिला है। तीसरा वही जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी कि पश्चिमी घाट के पूरे इलाके को गडगिल रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में करीब 10 से 12 साल पहले ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में घोषित कर दिया गया था। माधव गडगिल रिपोर्ट ने तो साफ साफ कहा था कि केरल के पर्यावरण की नाजुक हालात को देखते हुए, उसके सेंसिटिविटी को देखते हुए उसे 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया 1 जो पहला हिस्सा होगा, जहां पर किसी भी तरह के फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में बदलने की इजाजत नहीं दी जाए, किसी भी तरह के एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बदलने की इजाजत ना हो। वायनाड को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया 1 में गडगिल रिपोर्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, मगर न सरकार ने रिपोर्ट को अपनाया और ना वायनाड के लिए उस तरह से बंदोबस्त हो पाया जिसका जिक्र रिपोर्ट में किया गया था। रिपोर्ट में यह बात भी कही गई थी कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के जो स्थानीय समुदाय होते हैं, जो वहां के लोकल कम्युनिटी है, उसका विकास इस तरीके से हो ताकि संरक्षण की गतिविधियों पर असर ना पड़े और स्थानीय समुदाय की जो जीविका है, जो उसका लिवलीहुड है, उस पर भी असर ना पड़े। अगर टूरिज्म हो तो उसका रेगुलेशन इस तरीके से किया जाए कि पर्यावरण के साथ अच्छा तालमेल बन करके वह आगे बढ़े। माधव गडगिल रिपोर्ट का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। केरल और कर्नाटक के किसानों ने भी इसका विरोध किया। कहा जाता है कि किसानों के विरोध के पीछे खनन माफिया का हाथ था। अखबारों में भी इसी आधार पर बहुत सारे लेख छापे गए कि माधव गडगिल रिपोर्ट में पर्यावरण पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है कि विकास की कोई भी गतिविधि केरल जैसे इलाके में संभव ही नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि केरल का 50% मतलब केरल की जो आधा हिस्सा है वह पश्चिमी घाट पर पड़ता है और यहाँ पर अगर आप इस तरह का नियम बनाएं तो कहा जाता है, इस तरह का कठोर नियम अपनाएं तो लोग जाएं तो कहाँ जाएं। तो यह लेख उस समय छपा करते थे। अब मामले को थोड़ा और खुलकर समझिए। पिछले कई सालों से जब भी मानसून का मौसम आता है तो केरल के लोगों में एक तरह का डर का मौसम भी आता है। वह मानसिक तैयारी में रहते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। जब भी बहुत तेज बारिश होती है तो केरल के कई लोग अपने घर के सामानों को घर के ऊपरी मंजिल पर या छत पर रखने की आदत विकसित कर चुके हैं। मगर 30 तारीख को जो हुआ वह इतना भयानक था कि उससे बचने का एक ही तरीका था कि वहां पर कोई आबादी ही ना होती, किसी तरह की संरचना ही ना होती। अब सवाल बनता है कि इस भयंकर आपदा का जिम्मेदार कौन है। इससे तो नहीं भागा जा सकता है। बिना किसी किंतु परंतु के यही कहा जा सकता है कि इस भयंकर आपदा का दोषी जिम्मेदार वायनाड के लोक प्रशासन से जो भी जुड़ा हुआ है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी जुड़ा हुआ है, वह सब के सब लोग शामिल हैं। देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने साल 2019 में वायनाड का चुनाव जीता था और इस बार भी बम्पर वोट से चुनाव जीत लिया है। पिछले कई सालों से केरल में वामपंथी सरकार है, तो वायनाड की तबाही के पीछे इनकी ही जिम्मेदारी बनती है। एक लोक प्रतिनिधि का यही कर्तव्य होता है कि वह अपने इलाके के जो संभावित नुकसान है उस पर भी चर्चा करे, उसका भी आकलन लगाए और उसको ध्यान में रखते हुए सही निर्णय ले। यहां पर यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वायनाड के भयंकर प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर राहुल गांधी और केरल की सरकार दोनों फेल हुए हैं। गडगिल रिपोर्ट की अध्यक्षता करने वाले माधव गडगिल ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वायनाड के इलाके में खनन और उत्खनन के कारोबार में कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, वामपंथी दल के लोग भी शामिल हैं और भाजपा के लोग भी शामिल हैं। यह बात उन्होंने एक बार नहीं 2 बार दोहराई। इसीलिए वहां पर खनन और उत्खनन के कारोबार पर प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तबाही में जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और जिनकी सबसे ज्यादा मौत हुई है
वह लोग हैं जो वायनाड के उस इलाके में टी प्लांटेशन के खेती किसानी में लगे हुए हैं, जो वहाँ का श्रमिक वर्ग है, जो वहाँ का किसान वर्ग है, जो वहाँ का मजदूर वर्ग है। इन सब की बात को अगर थोड़ी गहराई से सोचकर कहा जाए तो बात यह है कि पर्यावरण सुरक्षा के मामले में हमारी पूरी राजनीति बहुत ही कमतर निगाह से चिंतन मंथन करने की दोषी है, क्योंकि हमारा समाज भी बहुत मुश्किल से पेट भर खाने लायक खाना का जुगाड़ कर पाता है, तो वह भी इस तरीके से नहीं सोचता कि जिस जमीन पर या जिस भूगोल में रहकर वह अपनी जीविका या काम काज का जुगाड़ कर रहा है, उसका भविष्य में कितना खतरनाक असर पड़ सकता है। तो एक लिहाज से कहा जाए तो वायनाड की तबाही का हमारा पूरे के पूरे जो सामूहिक विवेक है, हमारे समाज का पूरा जो चिंतन बोध है, वह सब के सब इसमें जिम्मेदार बनते हैं, जिसमें प्रकृति की सुरक्षा को लेकर के बहुत कम जगह बन पाया है। हमारे देश की पूरी राजनीति जिम्मेदार है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और प्रकृति पर किसी भी तरह की ठोस राजनीति संभव नहीं हो पाती है। वायनाड के हादसे को लेकर के संसद में भी हंगामा मचा। केरल के सांसदों ने कहा कि केरल में अर्ली वार्निंग सिस्टम की अच्छी खासी व्यवस्था नहीं की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बढ़ा चढ़ा करके जिस तरीके से वो लोगों से बात करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि आप लोग अपने भाषणों में अर्ली वार्निंग जैसे अंग्रेजी शब्दों के जितने भारी भरकम शब्द होते हैं उन सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह कि केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को ही केरल की सरकार को अर्ली वार्निंग जारी कर दी थी। केरल सरकार को 23, 24 और 25 जुलाई को अर्ली वार्निंग दे दी गई थी। अमित शाह ने कहा कि 26 जुलाई को यह कहा गया कि 20 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होगी, लैंडस्लाइड भी हो सकता है। अमित शाह की बात का जवाब देते हुए केरल के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मतलब ब्लेम गेम खेलने का नहीं है, मगर फिर भी अमित शाह ने संसद में जो बात कही है वह तथ्यों के साथ सुसंगत नहीं बैठती है। जहां पर प्राकृतिक आपदा आई है, जहां पर हादसा हुआ है, उसके लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। वह भी तब नहीं जब अमित शाह कह रहे हैं। कहा गया था कि 115 मिलीमीटर से लेकर के 204 मिलीमीटर तक बरसात हो सकती है, जबकि हकीकत है कि पहले दिन की बरसात 200 मिलीमीटर की बरसात हुई और अगले दिन की बरसात 372 मिलीमीटर की थी। यानी 48 घंटे में ही कुल 572 मिलीमीटर की बरसात हुई है। मतलब जितनी की वार्निंग दी गई थी उससे कहीं ज्यादा बरसात हुई है। इतनी बरसात केरल के वायनाड के इलाके में अब तक कभी भी नहीं हुई थी। कभी भी उतनी बरसात नहीं हुई थी कि रेड अलर्ट जारी हुआ हो। 23 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई के बीच ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया था। 29 जुलाई और 30 जुलाई की दरमियानी रात में भारी बरसात की वजह से भारी बारिश हुई, जबकि हकीकत यह है कि 29 जुलाई के दोपहर में मतलब जिस रात बारिश हुई उसके एक दिन पहले दोपहर में 1 बजे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। 29 और 30 जुलाई की रात में जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो 30 जुलाई की सुबह में 6 बजे रेड अलर्ट जारी किया गया। वहां पर यह बात हुई कि लैंडस्लाइड भी हो सकता है, जबकि उससे पहले ही बहुत ज्यादा बरसात हो गई थी और लैंडस्लाइड भी हो चुका था। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम की जो संस्था है उसने 29 जुलाई की दोपहर 2 बजे 30 जुलाई और 31 जुलाई के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया था। मतलब बहुत हल्की बारिश होगी, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह से सेंट्रल वाटर कमीशन के पास बाढ़ की संभावना बतलाने की जिम्मेदारी होती है। यहां से भी किसी तरह की वार्निंग जारी नहीं की गई थी। इस तरह से देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के सदन पर जो बात कही है वह तथ्य के साथ सुसंगत नहीं है। यह जो कहना है, यह जो जवाब दिया है, यह मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने, केरल के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। अंत में चलते चलते यह बात समझ लीजिए कि वायनाड से जो दिल दहलाने वाली कहानी सामने आ रही है, उनके मद्देनजर शायद यह समय सिर्फ पुनर्निर्माण का, रिकंस्ट्रक्शन का नहीं है, बल्कि बेहतर निर्माण का और पर्यावरण के साथ बेहतर संतुलन बिठाने का है। यह बात भी सोचने वाली है कि पर्यावरण का संरक्षण केवल ऊपर से नीचे की कोशिश का नतीजा नहीं हो सकता है। इसमें सबके समर्थन और भागीदारी की जरूरत है। विकास बनाम पर्यावरण पर अब जब भी भविष्य में कभी चर्चा होगी तो वायनाड का उल्लेख बार बार किया जाएगा। शुक्रिया।